नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूपीएसआई एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और मूल विधि जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के साथ साथ मूल विधि पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं अपने लेक्चर सीरीज संविधान और मूल विधि पर बना रहा हूँ। प्रीवियस 2 वीडियो जो होते हैं, 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आपके मूल विधि से रिलेटेड। आज का लेक्चर बिल्कुल हमारा बेसिक लेक्चर हो गया, जिसमें मैं आपको मूल विधि होती क्या है ये समझाऊंगा, नियम क्या होते हैं, उप नियम क्या होते हैं, संहिता क्या होती है जिनको कोड रेगुलेशन के नाम से जानते हैं, और अधिनियम क्या होता है, इनकी बेसिक जानकारी दूंगा। और इसके बाद लॉ को कितने भागों में बांटा गया है ये जानकारी दूंगा। आगे का लेक्चर जो होगा हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, और पीडीएफ जो फाइल जो आएगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एक नोट्स की तरह। अगर आप मुझसे बोलेंगे तो उसके मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट पे। तो चलिए आगे। फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। हेडिंग क्या है आपकी? मूल विधि। मूल विधि को बेसिक लॉ के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, या फंडामेंटल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप हिंदी में देखोगे, मूल, जो मूल शब्द होता है ना, मूल का, आपने बायो के स्टूडेंट होंगे ना, तो मूल जो होती है उसको जड़ को भी बोला जाता है। कहने का अर्थ ये है, अगर इमारत बनाओगे तो इमारत का बेस मजबूत नहीं करोगे तो आपकी जो दीवार है, आपकी जो बिल्डिंग है वो गिर जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर मूल विधि में मूल शब्द का अर्थ ये है कि इसके साथ कोई छेड़खानी की ही नहीं जा सकती। ये नागरिकों को देना ही देना है ताकि वो अपनी नींव मजबूत कर सकें, जिसके बिना काम ना चल सके। कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछता है कि बेसिक लॉ में बेसिक या फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है, तो मूल का अर्थ होता है कि जिसको देना ही है, जिसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती और जिसके बिना काम ना चल सके। ये रूट्स है। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि रूट्स उसके मजबूत होना चाहिए। तो मूल विधि में मूल शब्द आपको मैंने बताया, और विधि जो होती है उसको लॉ बोलते हैं, और लॉ को परिभाषित करते हैं सेट ऑफ रूल्स के रूप में, या नियमों का एक समुच्चय है। तो इस प्रकार से मूल विधि एक नियमों का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें उन नियमों की जानकारी दी गई है जो किसी देश के या कहीं के भी नागरिकों को देना ही देना है, इनको रोका नहीं जा सकता। ये एक बात रही। ठीक है, अब आगे देखते जाइएगा। अगर मैं बात करूं, आज से सालों पहले, मैं 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, क्या नियम नहीं होते थे? होते थे। वो नियम लिखित भी हो सकते थे, वो लॉ जो होते थे लिखित भी हो सकते थे, अलिखित भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे राजा का शासन चलता था, राजतंत्र, राजा जो बोल देता था वही आपका मूल विधि, वही आपका कानून, वही सब कुछ होता था। तो यानी कि वहाँ पर लिखित भी हो लिखित अलिखित दोनों चीज़ें देखने को मिलती थी राजतंत्र में। वर्तमान का जो दौर है, लोकतंत्र चल रहा है, इसमें जो विधियाँ जो होती हैं ना, वो आप देखोगे तो लिखित रूप ज़्यादा चलता है आपको। ठीक है, इतनी बात रही। अब आगे ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में जो सर्वोच्च कानून क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च कानून उस देश का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, किसी भी देश में जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा जो कानून जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो संविधान माना जाता है, किसी भी देश के लिए। ध्यान रखा, उसके बाद आती है ये आईपीसी, सीआरपीसी। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च क्या है आपका? संविधान। संविधान भी आपका क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग विधि बनाते हैं, चाहे वो प्राचीन काल में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे वो लिखित हो, चाहे अलिखित हो, अभी मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली एक विधि, लॉ, कानून की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे वर्तमान की बात करें, हमें कुछ महिलाओं को लेके एक कानून बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? उसका प्रारूप बनाना पड़ेगा, ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो जब कोई कानून बन रहा होगा तो वो ड्राफ्ट के रूप में, प्रारूप के रूप में होगा। अभी वो क्या है? विधेयक है, बिल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब कानून बनने में, जब हम लोग लॉ बनाते हैं, विधि बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। उस ड्राफ्ट को बोलते हैं हम लोग बिल, विधेयक। ठीक है, और हमें पता है जब वो पार्लियामेंट में जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका? अधिनियम या एक्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो मैंने बात बोली। सबसे पहले विधि आई। ठीक है, अब विधि जो है वो अभी क्या है? बिल के फॉर्मेट में है, विधेयक के फॉर्मेट में है, यानी कि अभी वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा, अभी वो ड्राफ्ट है।
अभी वो विधेयक है। अब उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संसद में भेजना पड़ेगा। जब वो संसद में जाएगा, संसद यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, देखिए ये लिखा हुआ है, यानी कि कोई विधि या विधेयक जब वो संसद में पहुंची तो अगर वो लोकसभा राज्यसभा संसद के द्वारा पारित हो जाती है, या मैं ये कहूँ प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, तो वो विधि क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि अधिनियम जो होता है वो संसद के माध्यम से गुजरता है। ठीक है, अब वो जो विधेयक था, अब वो विधेयक जो था, बिल जो था, वो एक्ट बन गया। संसद ने उसको जो विधि थी, जो बना रहे थे हम लोग महिला से संबंधित कानून, वो संसद ने उसको अधिनियम को लागू कर दिया। ठीक है, फाइनली प्रेसिडेंट के साइन के द्वारा। अब आगे समझिएगा। अब देखिएगा, अब बात आती है नियम की। नियम यानी कि रूल। अब जो हम लोगों ने संसद में जो नियम को अधिनियम एक्ट बना दिया, अब उस जो एक्ट जो हमने बनाया उसको लागू कराना है। लागू कराने के लिए, एक मिनट, अब आगे देखिएगा, जो हम लोग ने, ध्यान से समझते हैं, नियम की बात कर रहे थे हम लोग। अब जो हम लोगों ने अधिनियम बनाया, उसको, उस एक्ट को लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। और ये नियम बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो पार्लियामेंट की नहीं होती, वो कार्यपालिका की होती है। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। ध्यान से समझिएगा, नियम यानी कि रूल, जो हमने विधि को एक्ट का रूप दिया, अब वो उस अधिनियम को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, और वो नियम जो होते हैं वो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। कार्यपालिका का अर्थ होता है एग्जीक्यूटिव, या हम लोग संक्षिप्त में बोलें सरकार। अब ध्यान से समझिएगा, अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है, कोरोना का चल रहा है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि संसद जो होती है वर्तमान में नहीं चल रही है। संसद के सत्र जो होते हैं, सेशन जो होते हैं, मानसून सत्र अभी नहीं चल रहा है। आगे देखेंगे, जो भी आगे मानसून सत्र सितंबर के अंत में होने की बात करिए, यानी कि अभी कानून वानून बन नहीं रहे, पार्लियामेंट नहीं चल रही। ऐसे में नियमों को और आगे हमें कोरोना से संबंधित कुछ गाइडलाइन आती हैं कि घर से नहीं निकलना है, अगर घर से निकले तो आपके ऊपर आपको नहीं निकलना है। गाइडलाइन आते हैं, डायरेक्शन आती हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ नियम बनाने की शक्ति होती है, वो कहलाएंगे आपके नियम या रूल। जो आपके जो एक्ट कानून बनाए गए थे उनको और लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, वो कार्यपालिका के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट समझा दिए मैंने आपको। अब आगे समझिएगा। अब देखिएगा, समय समय पर उपनियम भी बनाए जाते हैं आपके। उपनियम का अर्थ होता है रेगुलेशन। क्या परिभाषा बोल रहा है, जो नियम बनाए उनको लागू करने के लिए कुछ उपनियम बनाए जाते हैं। और ये बनाता कौन है, किसी संस्था के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा। कैसे, मान लेते हैं कि भारतीय संविधान में महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, और वर्तमान में आपने देखा होगा महिला आयोग जो होता है, तो महिला आयोग जो आपके बिल हैं, एक्ट हैं, नियम हैं, उनको और कंटिन्यू करते हुए जब महिला आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग, कोई संस्था, इंस्टीट्यूशन है, वो नियम है, उनको लागू करने के लिए कुछ उपनियम भी बना सकती है, उनको बोला जाता है आपका उपनियम या रेगुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है महिला आयोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, अब लास्ट है आपका कोड। कोड को बोलते हैं संहिता। जैसे आपने पढ़ा होगा आईपीसी या सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसी से संबंधित कोड शब्द को हम लोग व्याख्यात करते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले वो पढ़ लीजिएगा। भारत में पहले से प्रचलित हिंदू कानून, या हम लोग मुस्लिम कानून भी बोल सकते हैं, हिंदू कानून जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे जो चलती हैं हमारे समाज में, मुस्लिम कानून या परंपराओं को एक जगह क्रमबद्ध कर देना। इसको मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। आप देखिएगा, हिंदू धर्म में मानिएगा बहुत सारे अपने पर्सनल लॉ होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ होते हैं, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, उनकी शादियों के अपने कानून होते हैं। जैसे मुस्लिम में होता है वैसा हिंदू में होता है। जैसे मुस्लिमों में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों। तो उनके जो पर्सनल लॉ होते थे, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ,
उनके तहत जो भी नियम कानून उस धर्म में बताए गए हैं, उन नियम कानूनों को वर्तमान में एक व्यवस्थित रूप देना या एक सिस्टम के तहत एक जगह ला देना, वो आपका कहलाता है कोड। या ये बोलें कि उन जो कानून थे हिंदू में, जो थे मुस्लिम पर्सनल लॉ में, या हिंदू धर्म की प्रचलित चीज़ें जो थीं, जो मुस्लिम, उनमें जो भी बेटर चीज़ें थीं, उनको एक जगह लाए, एक सिस्टम में डाला, उसको एक सिस्टमेटिकली रूप दिया, क्रमबद्ध, तो वो कहलाता है आपका कोड। और मैं समझाता हूँ इसको, कोड को। मान लीजिए आज का जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, कई सालों पहले, 40-50 साल पहले ऐसा नहीं था, और बड़ा क्षेत्र हुआ करता था मध्य प्रदेश। और आज अभी जो जैसे कैपिटल भोपाल देख रहे हो ना, उस समय कुछ और क्षेत्र रहा होगा। तो उस समय आज से 30 साल पहले की स्थिति मान लेते हैं, एग्ज्यूम करके चलते हैं कि मध्य प्रदेश में महाकौशल का रीजन आता था, बरार का रीजन आता था, ध्यान से सुनिएगा, भोपाल क्षेत्र का रीजन आता था, छत्तीसगढ़ बेल्ट का अपना रीजन आता था, रायपुर का, यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। और भोपाल क्षेत्र में, बरार क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में ज़मीनों से संबंधित सबके अपने अपने अलग अलग कानून थे, लैंड रेवेन्यू उनके अलग अलग थे सबके, हर क्षेत्र के। लेकिन आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश को एक किया गया, इंटीग्रेट किया गया, तो आप ये बताओ, क्या हम लोग बरार का कानून लगाएंगे ज़मीन का? क्या हम लोग महाकौशल का लगाएंगे, कि भोपाल क्षेत्र का लगाएंगे, कि छत्तीसगढ़ के रायपुर वाला? नहीं, इनमें जो भी ज़मीन से संबंधित जो कानून थे, जो भी धाराएं, सेक्शन बताई गई थी, उन सभी धाराओं का जो भी निचोड़ या सही रूप या उनका मॉडिफिकेशन करके जो बढ़िया जो मिल सकता था, उनको एक जगह क्रमबद्ध कर देना, वो कहलाता आपका कोड। जो चीज़ें चल रही थी उनमें सुधार कर देना, वो कहलाता है आपका कोड। तो सबसे पहले मैंने आपको विधि बताई, ठीक है, तो ये कोड भी मैंने बता दिया। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको कि सबसे पहले हमने बताया कि आपको विधि बताई। विधि जो होती है, हम उसको कानून का रूप देते हैं विधेयक के माध्यम से, ठीक है। और विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा में जाता है और प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तो बनता है एक्ट। यानी कि विधि को लागू कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? आपकी पार्लियामेंट के पास है। अब जो उसके बाद आते हैं आपके रूल, जो नियम बन गए आपके, ठीक है, जो अधिनियम के रूप में हो गए। अब उन अधिनियमों को हमें लागू कराने के लिए कुछ और नियम की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कराता है? आपका कार्यपालिका सरकार के द्वारा। और कभी कभी ज़रूरत पे हमें जो नियम बनाए गए उनको लागू करने के लिए कुछ उप नियम बनाए जाते हैं, तो वो जैसे किसी संस्था के द्वारा। और लास्ट में कोड, जैसे मैंने आपको नियम में वर्तमान का कोरोना का एग्जाम्पल दिया। इस समय जो आप देख रहे होगे कि लॉकडाउन जो चल रहा है, सरकार, आपने कोई भी संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो ऐसे में सरकार एक्शन लेती है। तो उस समय वो जो कर रही है, वो नियम को लागू कर रही है, उस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी। अब लेक्चर को हम लोग आगे ले जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब देखिएगा, लास्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारा बहुत लंबा लेक्चर होगा। मैंने बोला कि लेक्चर को हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, पार्ट्स में, सीरीज़ में हमारा चलेगा। मूल विधि, और मूल विधि के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी चलेगा आपको। चलिए अब देखिएगा विधि। अब लेक्चर को आगे ले जाने से पहले एक बात बता देता हूँ। हमने बोला मूल विधि, मूल विधि एसआई एग्ज़ाम में, ठीक है, कानून के छात्रों को भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। इतनी बात तो हो गई। ये सर्वोच्च नहीं है मूल विधि। जो आईपीसी सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, सेक्शन जो भी हो, 300, 302, 3, ये सर्वोच्च नहीं है। किसी भी देश में सर्वोच्च जो होता है ना, वो संविधान होता है। याद कीजिए, संविधान के अनुच्छेद 21, 22, 23, 24, यानी कि अनुच्छेद सर्वोच्च हैं धाराओं से, क्योंकि धारा शब्द का उल्लेख सामान्यतः हम लोग लॉ में करते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी अगर आपको ध्यान में रखना कि जो अनुच्छेद हैं वो सर्वोच्च हैं, वो प्राथमिक हैं, जबकि ये जो आईपीसीस हैं ये सेकेंडरी हैं आपकी, यानी कि संविधान से ऊपर नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं विधि। विधि को दो भागों में बांटा गया है आपका, ठीक है। एक होता है आपका सिविल, चलिएगा, और दूसरा होता है आपका क्रिमिनल। सिविल यानी क्या होता है? नागरिक, तो इसको नागरिक कानून भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोला जाता है दीवानी। और दूसरा होता है क्रिमिनल, जिसको बोलते हैं आपराधिक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो सिविल लॉ है वो दीवानी है
क्रिमिनल को हम लोग आपराधिक या फौजदारी शब्द भी इस्तेमाल कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। जो दीवानी शब्द जो है ना, ये उर्दू से आते हैं, ध्यान रखेंगे। अब जो विधि है वो सिविल हो सकती है, क्रिमिनल हो सकती है। अब देखिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सिविल को आपने बोला दीवानी, तो देखिएगा एक थोड़ी सी एक मान लेते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको बता, दीवाना हो गया, दीवानी हो गई, यानी कि प्रेम का दीवाना। सिर्फ एक रफली बता रहा हूँ कि ताकि आपको भी पढ़ाई में एंटरटेनमेंट भी होता रहे, तो ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू बढ़िया बनी रहे। यानी कि यहाँ पर प्रेम दीवाना शब्द जैसे आ रहे हैं, यानी कि ये इस टाइप के शब्द हैं जो क्राइम की सामान्यता बात करते हुए नज़र नहीं आएंगी। कहने का अर्थ ये है कि सिविल लॉ वो कानून हैं जहाँ पर किसी को मुआवजा दिया जाता है, क्षतिपूर्ति दी जाती है, जुर्माना दिया जाता है, या किराए से संबंधित कुछ मैटर होते हैं। ज़मीन हो गया, जो दो मान लेते हैं कि दो लोगों में ज़मीन से संबंधित विवाद हो गया, तो जो मुआवजा है, उस पैसे से रिलेटेड जो क्षतिपूर्ति है, वो सारे के सारे सिविल लॉ, नागरिक कानून या दीवानी विधि में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जेल नहीं होगी, इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति, इकोनॉमिकल कंपनसेशन की बात होती है दीवानी विधि में, दीवानी लॉ में। ठीक है, इतनी ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ देखिएगा क्रिमिनल, यानी कि आपराधिक, इसमें क्या है, सज़ा का प्रावधान, उम्र कैद, जेल की बात करी गई है। अब देखिएगा ये सामान्यतः मैंने बोल दी कि विधि को आपने दो भागों में जनरली डिवाइड कर दिया। एक साइड सिविल यानी कि आर्थिक क्षति या पैसों से संबंधित बात कर रहे हैं आप लोग का, ठीक है, तो ये सिविल हो गया। दूसरा आपका क्रिमिनल। लेकिन कभी कभार कोई केस जो होता है वो डुअल नेचर का हो सकता है। डुअल नेचर का समझ रहे हो, यानी कि उसमें सिविल लॉ की भी धाराएं दिख रही हैं और क्रिमिनल लॉ की भी धाराएं दिख रही हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी पर केस किया और दूसरे को जो सज़ा होगी वो उसमें सिविल लॉ भी देखने को मिलेंगे और क्रिमिनल लॉ भी देखने को मिलेंगे, या उसको किस नियम के तहत सज़ा दी जाएगी। सपोज़ कीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि मैं एक राइटर हूँ, ठीक है, राइटर हूँ या आर्टिस्ट हूँ या कलाकार हूँ, बात एक ही हो गई। मैंने एक किताब लिखी और उस किताब का कॉपीराइट मैंने ले लिया, यानी कि इस किताब में जो कुछ लिखा है वो मेरे विचार हैं। उस कॉपी पर, उस पन्नों पर राइट किसका है, मेरा राइट है, कॉपीराइट, यानी कि कोई उसको चुरा नहीं सकता। अब क्या होता है, किसी दूसरे बंदे ने मेरे विचार जो किताब बुक्स में लिखी हुई उस कॉपीराइट को चोरी किया, है ना, तो जो बंदा है जिसने किताब लिखी है वो आर्थिक क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन का भी केस कर सकता है जुर्माने के रूप में। और वो चाहे तो वो, ये क्राइम भी है किसी की, अगर उसने चोरी करोगे तो ये कभी कभार कुछ चीज़ें डुअल नेचर में हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि उसमें सिविल लॉ भी दिखता है और क्रिमिनल लॉ भी दिखता है। और कॉपीराइट होता क्या है, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारे के सारे जुड़ी हुई चीज़ें हैं बौद्धिक संपदा अधिकार से। यानी कि किसी दिमाग की उपज पर अधिकार जो होता है उस इंसान का होता है, और वो दिमाग जो भी कुछ क्रिएट करता है उस पर उसी का अधिकार है। और वो कुछ इन्वेंट करता है और इन्वेंट करने के बाद कोई इंसान चोरी कर लेता है तो वो क्राइम है, और क्राइम किया है तो क्रिमिनल केस बन सकता है। अगर नहीं चाहता है तो वो सिविल केस के तहत आपका भुगतान ले सकता है, जुर्माना, आर्थिक क्षतिपूर्ति। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक जानकारियाँ दी। आगे का लेक्चर जो होगा आपका मूल विधि पर, इसमें फैक्ट इन्फॉर्मेशन भी कवर की जाएगी और जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं आपकी मूल विधि में, सबको धीरे धीरे करके कवर किया जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद। सत्येंद्र जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है बॉस, करते रहिए और अच्छे से रहिए। कोविड-19 में खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, ओके, बाय बाय।